अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में कॉटन का एरिया और कॉटन प्रोडक्शन कम होती जा रही है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ वे फॉरवर्ड देखेंगे और एक रिपोर्ट भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 1990s के अंदर तकरीबन हमारी 15 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन होती थी कॉटन की। ठीक है, लेकिन अब कितनी है? तकरीबन 4.5-5-6 मिलियन बेल्स। ठीक है, ये काफ़ी कमी आई है। तो कोई ना कोई तो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से कमी आई है, तो वो रीज़न्स हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, रीज़न्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्लाइमेट चेंज की। अच्छा, क्लाइमेट चेंज जो है उसकी उसमें हाई टेम्परेचर की वजह से किस तरह से इफ़ेक्ट होती है कॉटन यील्ड, वो हम देखते हैं सबसे पहले कि जब हम कॉटन को ग्रो कर देते हैं और कॉटन जो है वो बॉल फॉर्मेशन की स्टेज पे जब जाता है तो हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर की वजह से बॉल्स जो हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बॉल्स जब गिर जाएंगे तो कॉटन वहाँ पर बनेगी, मतलब रुई बनेगी नहीं? बनेगी ना, तो इसीलिए यील्ड में कमी आती है। फिर दूसरे नंबर पर है कि मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल ज़्यादा होने लग गई है। ठीक है, रेनफॉल्स, तो रेनफॉल की वजह से क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो वहाँ पर जो इंसेक्ट पेस्ट का और डिजीज़ का या पैथोजेंस का अटैक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी ये फेवरेबल कंडीशंस होती हैं इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद है कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन का एरिया है उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं गन्ने के साथ और मकई के साथ। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, गन्ने की और मकई की। उसके बाद है हमारे पाकिस्तान के अंदर कॉटन को ग्रो करने के लिए जो इनपुट्स जो यूज़ होती हैं उनकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। जिस तरह सीड्स हो गए या फिर डिफरेंट फर्टिलाइजर्स या फिर मशीनरी वगैरह जो यूज़ होती है बेड्स वगैरह बनाने के लिए, उनकी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से किसान जो है वो ख़रीद नहीं सकता। अच्छा, अब सीड्स का इस तरह से है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो किसान क्या करता है कि उसकी जो लास्ट ईयर की फसल होती है किसान कपास की, तो वो अगली जो क्रॉप है अगले साल जो लगानी है, तो वो पुराने साल के बीज जो होते हैं उनको यूज़ करके नेक्स्ट ईयर की क्रॉप को वो ग्रो कर लेता है। ठीक है, तो सीड्स वो कौन सी यूज़ कर रहा है? जो लास्ट ईयर के सीड्स हैं उनको, और किसके लिए? नेक्स्ट ईयर की प्रोडक्शन के लिए। ऑब्वियसली जब वो लास्ट ईयर के यूज़ करेगा तो वो सर्टिफाइड सीड्स और रेजिस्टेंट वैराइटीज़ तो नहीं ना होती। जब रेजिस्टेंट वैराइटीज़ वो नहीं होती तो क्या होता है, वहाँ पर डिजीज़ के, इंसेक्ट पेस्ट के अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अल्टीमेटली जो है यील्ड कम होगी। ठीक है, फिर उसके बाद है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इनपुट्स है, अगर किसान जो है उसकी एक्सेस में आ भी गई इनपुट्स, किसान के पास अगर थोड़ा पैसा भी है लेकिन फिर इनपुट्स की क्वालिटी का इशू आ जाता है। वो किस तरह से? वो ऐसे कि जब किसान जो है वो सीड्स परचेज़ करने जाता है तो जो सीड्स वो लेता है तो वो लो क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, मोस्टली केसेस में या फिर वो इम्प्योर होता है, वो सर्टिफाइड नहीं होता, या फिर रेजिस्टेंट वैराइटीज़ नहीं होती। तो ये सारी अंदर कमी का बायस बनती है यील्ड की। फिर उसके बाद है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो है पेस्टिसाइड्स जो है इनका प्रॉपर यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं यूज़ किया जाता? क्योंकि इनके प्राइसेस काफ़ी हाई होती हैं। मतलब लाइक जो फंजीसाइड्स हैं या फिर पेस्टिसाइड्स जैसे बैक्टीरियोसाइड हैं, तो इनको कंट्रोल ठीक तरह से नहीं, इनको यूज़ नहीं ठीक तरह से फार्मर कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इनकी प्राइसेस इतनी हाई होती हैं और हमारे फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि फार्मर्स बेचारे इतने रिच तो नहीं ना होते, तो इसलिए। ठीक है, उसके बाद है इंसेक्ट्स का जब अटैक आता है तो वो क्वालिटी लो हो जाती है। किसकी? रुई की। मतलब वो जो कपास है वो कैसे? जब इंसेक्ट्स का अटैक होता है तो वो रुई जो है वो येलो कलर की हो जाती है, और जो मार्केट्स वाले होते हैं या फिर जो मिल्स वाले होते हैं, टेक्सटाइल मिल्स वाले या इंडस्ट्रीज़ वाले, तो वो प्रेफर नहीं करते, तो उनको वाइट कॉटन चाहिए होती है, तो वो बाहर से फिर उनको इम्पोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, और फिर उसके बाद है हम अपने कॉटन के लिए ओल्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कुछ वे फॉरवर्ड्स आप लोगों ने ज़्यादा नहीं करने। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी हैं करने तो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, अच्छा, सब वैराइटीज़ इस तरह से हैं कि हमें वैराइटीज़ इस तरह से डेवलप करनी चाहिए जो क्लाइमेट चेंज से इसके लिए बेहतर हो। ठीक है, क्लाइमेट चेंज यानी कि वो हाई टेम्परेचर को भी सही तरह से बियर कर सके, यानी कि उसको बर्दाश्त कर सके, टॉलरेट कर सके। और उसके बाद है रेनफॉल या फिर मतलब डिफरेंट जो इंसेक्ट पेस्ट का अगर अटैक हो जाता है या फिर डिफरेंट डिजीज़ का अटैक हो जाता है तो वो उसको
बियर कर सके या फिर टॉलरेट कर सके या फिर रेजिस्ट कर सके उन डिजीज़ वगैरह को, ठीक है। वैराइटीज़ में मैंने क्या बताया, वैराइटीज़ में मैंने ये बताया कि ऐसी वैराइटीज़ होनी चाहिए जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, जो इंसेक्ट पेस्ट के अटैक वगैरह को या डिजीज़ के अटैक को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। उसके बाद है कुछ हमें किसान को सब्सिडीज़ देनी चाहिए, क्योंकि किसान जो है वो मतलब इतना अमीर तो नहीं ना होता, तो हमें उसको फंजीसाइड्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, जो बैक्टीरियोसाइड वगैरह है या फिर फर्टिलाइज़र्स पे, मशीनरीज़ पे, सीड्स पे हमें उनको सब्सिडीज़ देनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है हमें किसानों को रिज़ल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करवानी चाहिए। रिज़ल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन इस तरह से मैं ये कहती हूँ कि किसान को ये बताना चाहिए कि अगर तुम अपनी लास्ट ईयर की क्रॉप के जो सीड्स यूज़ करके अपनी फसल उगा रहे हो, अगर तुम इसी की जगह सर्टिफाइड सीड यूज़ करते तो तुम्हें कितना बेनिफिट होता है या तुम्हारी यील्ड कितनी इंक्रीज़ होती, ठीक है। इसलिए रिज़ल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हमें करवानी चाहिए। उसके अलावा हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब जो हमारी प्रिसीजन एग्रीकल्चर वगैरह है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है कि कुछ एक रिपोर्ट है USDA की रिपोर्ट, ठीक है। USDA की रिपोर्ट हम डिस्कस करते हैं। उनके USDA की एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 2021 के अंदर ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है। पहले उन्होंने एक आउटपुट की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि 2015 से लेकर 2016 तक अगर हम कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो देखें तो वो थी 10.6 मिलियन बेल्स, लेकिन 2021 से 2022 तक कितनी रह गई, 4.5 मिलियन बेल्स, ठीक है। और अगर हम एरिया देखें तो 15-16 में तकरीबन 2.95 मिलियन हेक्टेयर्स था और 21-22 में कितना गिर गया, 2.2 मिलियन हेक्टेयर्स। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं। इंपॉर्टेंट डिजीज़ में से कॉटन की ऊपर फ्यूजेरिया मिल्ट है, मैं खुद भी काम किया हुआ है फ्यूजेरिया मिल्ट पे, और काफ़ी डेंजरस ये डिजीज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है कॉटन लीफ कर्ल वायरस, ठीक है। कॉटन लीफ कर्ल वायरस जो है ये एक वायरस की वजह से ये डिजीज़ होती है, और इसका वेक्टर कौन सा है, वाइट फ्लाई, ठीक है, ये वाइट फ्लाई। अच्छा, उसके बाद इंसेक्ट्स में से कौन कौन से है, वाइट फ्लाई है, पिंक बॉलवर्म है, उसके अलावा मिले बग वगैरह है, ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही था। बाकी आप लोगों ने खुद भी ये पॉइंट सर्च करना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और बिल्कुल मुख्तसर से इसको तैयार करें, ताकि आप वहाँ पर बता सकें इंटरव्यूज़ को सही तरह से, ठीक है।